जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि अगर आप इंटर पास कर चुके हैं तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे। आप जानते हो कि अगर बिना जानकारी के अभाव में बच्चा बहुत कुछ मिस कर देता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप इसी बार इंटर पास कर रहे हैं तो आपके सामने एक रास्ता है, आपको अभी से लग जाना है। यहाँ पे मैं सारी की सारी जानकारी इसके बारे में लेके आया हूँ और यहाँ पे जो पुराने लोग हैं उनको भी जानने का मौका मिल पाएगा कि कब कब ये नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम रेलवे के कैलेंडर की चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो नोटिफिकेशन कब आएगा फाइनल तरीके से, उसकी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे पूरा का पूरा आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो किस पोस्ट के लिए, देखो सबसे ज़्यादा जरूरी किस पोस्ट के लिए अंडर ग्रेजुएट वाले एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट वाले एलिजिबल हैं। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे और यहाँ पे पूरा सिलेबस हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये 2024 का कैलेंडर है। तो 2024 में जो कैलेंडर जारी किया गया था वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं यही चीज़ फॉलो करते हुए हर बार वैकेंसी का आना भी है। आप देख पाओगे कि अप्रैल और जून 2025, देखो अप्रैल और जून ये दोनों एक ही चीज़ें हैं लेकिन कैलेंडर में अलग अलग दी गई थी। तो आप देखना एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 456 अलग अलग लेवल की हैं। और यहाँ पे 2 और 3 लेवल 2 और 3 मई जून में इसका नोटिफिकेशन निकल ही जाना है। ओके, मतलब ये अप्लाई होगा, संभावित अधिसूचना तिथि। और उसके बाद परीक्षा तिथि आप जानते हो सितंबर और नवंबर में ये होना है, सितंबर और नवंबर में। और यहाँ पे ग्रेजुएट स्तर के पद और अंडर ग्रेजुएट स्तर के पद, इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जुलाई से सितंबर में आप जानते हो जूनियर इंजीनियर डिपो। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमें जो चीज़ आपको दिखानी है यही चीज़ दिखानी है। हम इसमें एनटीपीसी के सभी पदों को शामिल कर रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ साक्ष्य लेके आए हैं। ये वीडियो, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो फुल रिसर्च के साथ, 1% भी उस पर कहीं भी गुंजाइश नहीं रहती। और कहीं रह भी जाए, कहीं कुछ कभी गड़बड़ हो भी जाए तो उसके लिए आप जानते हो गलती करना मानव स्वभाव होता है। तो कहीं पे गलती से गलती हो सकती है। एनटीपीसी भर्ती 2025 में नोटिफिकेशन कब आएगा? 2024 के कैलेंडर के अनुसार एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, इसमें 2 तरीके के पद आते हैं, ग्रेजुएट लेवल के और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल के। अभी मैं बताऊंगा कि क्या ग्रेजुएट वाले कहाँ पे डाल सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट वाले कहाँ पे डाल सकते हैं। के लिए रिक्तियां अप्रैल मई में, सही है, OIRMS में अपलोड होंगी और CEM मई जून में मतलब प्रस्तावित हो जाएगी। तो अप्रैल और मई यहाँ पे ये भर्तियां निकाल करके मई और जून में बिल्कुल प्रस्तावित हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। और अगली बात करते हैं संभावित अधिसूचना तिथि। तो मई और जून 2025 यहाँ पे एनटीपीसी 2025 की अधिसूचना जारी हो सकती है। आगे बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो आवेदन के बाद आपको 30 से 45 दिन का टाइम मिलता है, यानी जून जुलाई तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान देना, अभी हाई स्कूल इंटर वालों का रिजल्ट कहीं पे आ चुका है, कहीं पे आना है, सही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि सारी जानकारी आपको यहाँ पे लेके आए हैं। आपके सामने एक टारगेट रहेगा। अब ग्रेजुएशन अगर भी आपका फाइनल हो गया है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना पिछला उदाहरण 2024 में एनटीपीसी की अधिसूचना कब आई थी? सितंबर 2024 में जारी हुई थी। हालांकि यह कैलेंडर मई जून में प्रस्तावित थी जिसमें 11,558 रिक्तियां थी। तो अब हम बात करेंगे आगे की। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एक एक चीज को, कि ग्रेजुएट वाले किस पद पर डाल सकते हैं, क्या क्या योग्यता होती है। तो वाणिज्यिक एवं सह टिकट क्लर्क, इसको मैंने हिंदी में सारी की सारी चीजों को लिया है। 12वीं पास 50% अंकों के साथ होना चाहिए। मतलब आप
12वीं पास हों और कम से कम 50% अंक हों। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो उम्र आपकी 18 से 33 साल तक, 1 जुलाई 2025 तक, 1 जुलाई 2025 बेस माना जाएगा। अब यहाँ पे ना इसके लिए आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। दो पद ऐसे हैं कि साथ में आपको टाइपिंग चाहिए। कहाँ कहाँ पे? लेखा कलर सह टाइपिस्ट, यहाँ पे 12वीं के साथ टाइपिंग भी आपको चाहिए। फिर जूनियर क्लर्क 12वीं के साथ टाइपिंग चाहिए, इन दो पदों पर। और ध्यान देना, मैं आपसे बताऊं कि टाइपिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप जानते हो कि प्री के बाद मतलब CBT 1 के बाद टाइपिंग के लिए भी जो है आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, 1 महीने में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो टाइपिंग को छोड़ करके जिन बच्चों को लगता है यहाँ पे टाइपिंग है, वो इन दोनों में ज़्यादा डालते हैं। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे भीड़ कम होती है, तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा कि आप इन दोनों को चूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम नॉर्मल होती है। अभी यहाँ सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे इसमें। और ट्रेन क्लर्क, यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपको टाइपिंग नहीं देखने को मिलेगी। और एज हर जगह पे आपको 18 से 33, तो जितना भी अंडर ग्रेजुएट लेवल की नौकरी है वहाँ पे 18 से 33 वर्ष एज। और ग्रेजुएट लेवल की ध्यान देना, देखो बहुत बेहतरीन नौकरी, एक स्टेशन मास्टर, यहाँ पे स्नातक, और इसके लिए 18 से 36 उम्र रखी गई है। गुड्स गार्ड स्नातक, यहाँ पे 18 से 36। जूनियर अकाउंटेंट टाइपिस्ट, यहाँ पे जो है 18 से 36, यहाँ भी आपको टाइपिंग चाहिए। और सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, यहाँ भी आपको टाइपिंग चाहिए 18 से 36। और मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक स्नातक, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 18 से 36। तो जितने भी ग्रेजुएट वाले पद हैं वहाँ पे उम्र आपकी क्या चाहिए? 18 साल से 36 साल तक। और जितने भी नॉन ग्रेजुएट हैं वहाँ पे 18 साल से 33 साल तक ये पद आपको चाहिए। सही है? तो उम्र का मामला क्लियर हो गया। एक चीज अभी नहीं क्लियर हुआ, क्या? आयु सीमा में SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, ध्यान देना, और OBC को 3 साल की। तो अगर OBC है तो यहाँ पे 33 की बजाय 36 कर लीजिएगा और 33 की बजाय 38 कर लीजिएगा, तो 5 साल की यहाँ पे आपको छूट भी एप्लीकेबल हो जाएगी। टाइपिंग कौशल की बात करें तो कुछ पदों के लिए, अब यहाँ पे देखना, हिंदी अंग्रेजी 25 से 30 वर्ड, ये बहुत ही नॉर्मल होता है, आप 1 महीने में स्पीड हासिल कर लोगे। 25 से 30 शब्द प्रति मिनट, तो इतनी क्षमता है तो आप टाइपिंग वाले पदों को भी बड़े आराम से चुन सकते हैं। ओके, तो ये मामला क्लियर हो गया आपका। अगली बात करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने दोनों सिलेबस एक साथ रखा है, बात समझिएगा, क्योंकि आप CBT 1 पढ़ोगे तो CBT 2 में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। कैसे? कि सामान्य जागरूकता 40 नंबर का आएगा, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, 40 प्रश्न होंगे और 40 अंक के। गणित 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के। रीजनिंग 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के। तो 40, 30, 70, 30, 100, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। समय यहाँ पे 90 मिनट का मिलने वाला। अब कहोगे सर आप ये बोल रहे हो कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत बिल्कुल नहीं है। कैसे भाई? सामान्य जागरूकता CBT 1 में है, यहाँ से आप देखना CBT 2 है। सामान्य जागरूकता यहाँ पे 50 क्वेश्चन, ओके, 50 अंक के। गणित 35 क्वेश्चन 35 अंक के। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति 35 क्वेश्चन 35 अंक के। तो यहाँ पे जो सिलेबस यहाँ पे है सेम सिलेबस यहाँ पे है। और यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे देखो 100 अंक, सही है, 100 नंबर 100 अंक के। यहाँ पे सिर्फ 120 प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पे 100 प्रश्न, यहाँ पे 120 प्रश्न, 120 नंबर के। समय उतना ही रहेगा 90 मिनट का। बात समझ रहे हो? तो CBT 1 में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, CBT 2 में यहाँ पे 120 क्वेश्चन, CBT 1 में भी 90 मिनट और यहाँ भी 90 मिनट। और निगेटिव मार्किंग आप जानते हो कि 1/3 होती है। PW उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त 30 मिनट यहाँ पे मिलते हैं जो PWD वाले हैं। सही है? तो ये सारी जानकारी मुझे लगता है कि CBT 1 और CBT 2 दोनों सिलेबस के बारे में कहीं भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल आप जान गए हैं। और दोनों सिलेबस यहाँ पे लगभग सेम है। आप समझ रहे हो? तो आप कहोगे सर ये अलग अलग कैसे? भाई लगभग सेम है, चीजें वही हैं, बस स्तर में बदलाव होगा, ये चीज जान लेना।
अगली बात करते हैं यहाँ पे विषयों का संक्षिप्त विवरण मैंने एक बार लिख दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट, यहाँ पे एक बार देखना। सामान्य जागरूकता, आप करंट अफेयर जानते ही हो, भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, रेलवे से संबंधित ज्ञान, मतलब ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं सामान्य जागरूकता में। गणित में संख्या पद्धति, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, कार्य समय, बीजगणित, क्षेत्रमिति, ये सारी चीज, ज्यामिति, और सामान्य बुद्धि, कोटि डिकोडिंग, पहेलियां, तार्किक, डेटा पर्याप्तता, संबंध। तो ये लगभग मतलब यहाँ तो मैंने मेन पॉइंट लिख दिया है, लगभग पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करना है। और एनटीपीसी भर्ती प्रक्रिया आप जानते हो कि CBT 1 होता है सबसे पहले, ओके, फिर उसके बाद CBT 2, फिर जिन पदों पे टाइपिंग है वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन, और फिर मेडिकल। तो ये 5 चरणों में होती है। आप टाइपिंग को हटा दो तो 4 चरण हो जाएंगे। तो ये जानकारी भी आपको क्लियर है, हो गई। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां थोड़ा सा ये जान लो कि 2024 में 11,558 पदों की घोषणा हुई थी, सही है। 8113 ग्रेजुएट और 3445 अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पे 2045 में या 2025 में यह संख्या बढ़ सकती है, हो सकता है कि बढ़ेगी जरूर। आवेदन शुल्क जो होता है 500 रुपये, जिसमें 400 वापस मिल जाते हैं। PWD, महिला, SC ST, इन सबको जो है 250 रुपये। वेतन आप जानते हो बहुत ही अच्छा है। अंडर ग्रेजुएट का 19,900 से लेके लेवल 2 और 3 की बात कर रहे हैं 63,200 तक, और ग्रेजुएट का यहाँ पे 29,200 से 67,600 लेवल 5 और 6 का। एडमिट कार्ड आप जानते हो 4 से 5 दिन में जारी हो जाता है, परीक्षा के पहले 4-5 दिन। और परीक्षा तिथि संभावित मैं बात करूं तो सितंबर से नवंबर के बीच में। अभी आप जानते हो अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मेरे भाई 3 महीने का सिलेबस। अगर 3 महीने अगर आप अच्छे से सिलेबस कवर कर लोगे, 2 महीना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, जिम्मेदारी है पहली बार में आप निकाल लोगे। आप समझ रहे हो? अभी इंटर करके आए, अगर नौकरी इतनी जल्दी मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है। तो सही मार्गदर्शन चाहिए इसके लिए। ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है, मैं इतना जानता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कोई आपका भाई, बंधु, रिश्तेदार अगर वो इंटर पास हुआ है तो उसके पास भेजना, एक बार उससे बोलना कि ये अच्छी जानकारी है, एक बार देखना, सही है। अब यहाँ पे ना 2024 के कैलेंडर के आधार पर एनटीपीसी 2025 की तैयारी के लिए सुझाव एक बार ध्यान देना। मई-जून 2025 अधिसूचना की प्रतीक्षा करें, और इस दौरान CBT 1 के लिए सामान्य जागरूकता, गणित और तर्क शक्ति पर ध्यान दें। सिर्फ इंतजार करो, फटाफट से जो है आप तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से। जुलाई अगस्त CBT 1 की तैयारी तेज करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। ये एक टिप्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। सितंबर नवंबर 2025 CBT 1 परीक्षा के तुरंत बाद CBT 2 की तैयारी शुरू करें, क्योंकि दोनों चरणों के बीच ज़्यादा समय नहीं होता है। तो मैं आपसे बता दूं CBT 1 और CBT 2 के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो सारी चीज़ें अगर सिक्वेंस में लेके चलना चाहते हो मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मन के विचार और सवाल अपने जरूर साझा करिएगा, क्योंकि आपके सवालों को हम जरूर लेते, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम शामिल करते हैं। ये पहली वीडियो है, सही है। इससे रिलेटेड बहुत सारे साक्ष्य मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, और आपका कमेंट उठा के डायरेक्ट उस वीडियो में मैं वो चर्चा करने वाला हूं। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है मेरे दोस्त। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और हम आशा करते हैं कि आप अपने विचार जरूर साझा करेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।